हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बताएंगे, तो आज हम अपना वादा निभाएंगे और आपको बताएंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, सारे सारे यूनिट्स के बताऊंगा मैं, ठीक। लेकिन अभी तो पहले आप देखो रे ऑप्टिक्स के कैसे बनाने हैं। तो चलो इससे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, रे ऑप्टिक्स, देखो ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रे, आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, सीक्वेंस पता होगा आपको। तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, सबसे पहले सब लोगों को पता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन में यार मिरर होगा। कौन से मिरर होंगे, प्लेन मिरर होगा और कर्व्ड मिरर होगा। ठीक है भाई, ये भी सही है, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। अब कर्व्ड मिरर में हम जानते हैं क्या होते हैं, कौन कौन से मिरर होंगे, कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, और एक और मैंने पढ़ाया है आपको, पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो 3 मिरर्स होंगे। अच्छा, ये पैराबोलिक मिरर नॉर्मली लोगों के दिमाग में नहीं होता है ना। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये टॉपिक नहीं छूटा। अच्छा, लेक्चर में आपको प्रॉपर बताया जाता है, बताया ही जाता है, सभी लोग बताते हैं नॉर्मली। तो मैंने आपको ये सिखाया हुआ है पैराबोलिक मिरर पूरा, तो आप इसको भी इंट्रोड्यूस जरूर करें। क्लियर। तो 3 मिरर होंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव तो बहुत ही सिंपल होता है, हम इसके बारे में पूरा सीखेंगे। चलो, फिर रिफ्रैक्शन की बात आती है। तो रिफ्रैक्शन में क्या क्या सीखते हैं हम लोग, एक होता है प्रिज्म और एक होता है लेंस। अच्छा, लेंस कौन कौन से टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। प्लेन मिरर, बात आती है प्लेन मिरर की। तो देखो पहले मैं अभी जल्दी से फटाफट आपको प्लेन मिरर का बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर में सबसे पहले आप जानते हो, प्लेन मिरर से हम लोग नॉर्मली इमेज फॉर्म करते हैं, तो वो तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या रखा है, देखो सीक्वेंस, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आना चाहिए आपको, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यार ये हमने अपने शॉर्ट नोट्स में मैंने ये हेडिंग डाली है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स में मुझे पूरा लिखना नहीं है कि पूरा लिखूंगा मैं, जो थ्योरी में सर ने मुझे लिखवाया पूरा छाप दो, इसमें कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं अभी बताता हूँ टेक्निक में। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे लिखा, क्या होता है वो लिखा। अच्छा, अब क्या होता है वो तो लिख लिया, मुझे प्रॉपर पता होना चाहिए ये सब चीजें हैं क्या, ई आर कैप, ई आई कैप, ये क्या है। तो ई आई कैप, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये ई आई कैप एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे। ई आर कैप क्या है, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये एन कैप क्या है भाई, एन कैप है नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अच्छा, नॉर्मल किस पॉइंट पे, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो ये रे जो आ रही है वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पे नॉर्मल जो है वो उस डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है एन कैप। तो ध्यान रखो सब यूनिट वेक्टर्स हैं। चलो ठीक है, ये मुझे याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होता है। देखो इसका क्वेश्चन आ जाएगा, मैं फटाफट निपटा दूंगा। देखो क्या क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने आपको, फॉर एग्जांपल, अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर अलोंग अ वेक्टर। देखो भाई ये क्या है, एक वेक्टर दिया है, इस डायरेक्शन में एक रे इंसिडेंट होती है। तो ये मेरा किसी काम का नहीं है भाई, मुझे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, ई आर कैप, सॉरी ई आई कैप चाहिए। तो ये इसका यूनिट वेक्टर बना हुआ, तो ई आई कैप क्या हो जाएगा हमारा, ई आई कैप बराबर हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ई आई कैप। बहुत बढ़िया, नॉर्मल ऑन द इंसिडेंस। अच्छा ये हो गया। फिर देखो कॉमा लगाया हुआ है, कह रहा है नॉर्मल ऑन द इंसिडेंस पॉइंट इज अलोंग, ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, आप देख सकते हो ये खुद यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है ना। आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे, देखो रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 बाहर कर लो, और जो अंदर है ये आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 गया, क्या आ गया 1। मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एन कैप है हमारा। तो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है, ई आर कैप पूछ रहा है। बताओ मैं इस फॉर्मूले में डालना ही तो ये दोनों वैल्यूज, खत्म। अब
कुछ बच्चों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये लिखा कैसे, टू ये क्या है भाई, ये डॉट है। तो ये डॉट करोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, कोई मतलब कोई डिजिट्स वगैरह आएंगे कुछ, और फिर मतलब ABCD कुछ आएगा, और फिर उसमें क्या करोगे, एन कैप का नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, एन कैप मतलब ये तो वो वेक्टर बन जाएगा, समझे ना। मान लो ये 5 है और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें नॉर्मल कर दोगे तो 5 ये वाला वेक्टर, तो एक वेक्टर आ गया, और फिर ई आई कैप में से उस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा आंसर आएगा। ऐसे हमें फील करके लिखना है इसको, ऐसा थोड़ी कि छाप दिया बस उठा के, सबने कहा था शॉर्ट नोट्स बना लेना, नहीं, इसको लिखो तो आपको क्या करना है, इसको एक एक शब्द को समझना है। फिर इसका पढ़ना कहाँ से, अपना जो नोटबुक है उससे पढ़ना है। एक्चुअली में होता क्या है, समस्या क्या है, जब हम लोग पेपर के एग्जाम के टाइम पे पढ़ने जाते हैं, रिवीजन करना शुरू करते हैं, यार इतनी मोटी किताब देखी सर ने, इतना पढ़ा दिया रे ऑप्टिक्स में, अब दिमाग खराब हो गया, क्या पढ़ें। तो सबसे बढ़िया क्या है, सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स वाली नोटबुक निकालो, पहला पेज खोलो, ये है पहला पेज, हमें याद हो गया, पता है, छोड़ो। दूसरा पेज उठाओ, ये सर ने बताया था, ये भी क्लियर है। क्यों क्लियर है पता है, क्योंकि तुमने 3 दिन से ये पढ़ रहे हो, तुम शॉर्ट नोट्स बनाए, जब रिवीजन कर रहे हो तुम, तो इसका कई बार रिवीजन करो, जो तुम इसके हिसाब से डेली उठ के पढ़ो। सुबह उठे, शॉर्ट नोट्स वाली अपनी बुक नोटबुक उठाई, टोटल थ्योरी वाली नोटबुक उठाई, शॉर्ट नोट्स में देखा क्या क्या लिखा है, उसमें थ्योरी वाले में पढ़ा। इसका ऐसे तुम्हें कम से कम मुझे लगता है 5 बार ऐसे पढ़ना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग, पहली बात तो हो गई। दूसरी बात देखो, दूसरी बात में हमने देखा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स, ये भी टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक के बारे में पूरा सीख लिया, मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ एक्चुअली डिटेल में। देखो 2 मिरर्स हैं यहाँ पे, M1 M2, और इनके बीच का एंगल देखो 30 डिग्री है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये रखा है, तो ऑब्जेक्ट, अब ये प्रॉपर याद होना चाहिए, मैंने तो पूरा डिटेल में लिखवाया है, जो भी सर होंगे सभी लोग डिटेल में आपको पढ़ा रहे होंगे, तो आप देखो उसमें क्या लिखाया हुआ उन्होंने। तो इसके सारे केस लिखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मिरर का एंगल मिरर्स के एंगल बाइसेक्टर पे रखा है या नहीं, मतलब सिमेट्रिक रखा है या एसिमेट्रिक रखा है, उसके सारे केस देखो, फॉर्मूले देखो क्या होते हैं, इन दोनों के बीच के एंगल, इसको बोलते हैं थीटा। क्लियर बेटा। तो नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड करता है 360 अपॉन ये थीटा पे, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर सारे केस होते हैं, देखो मैंने अब पूरा तो नहीं लिखूंगा मैं, तो क्या लिखा है मैंने, मस्ट लर्न ऑल द केसेस। और तुम 3 बार अगर सुबह 5 बार कंटिन्यू उठ के पढ़ोगे ना, फिर तुम्हें याद हो जाएगा, फिर इसमें टाइम नहीं देना होगा तुम्हें, 1 मिनट में तुम देखो, अरे तो मुझे पता है। हाँ, क्या करते हैं, M1 और M2 से यहाँ पे लिखते हैं, जो यहाँ पे आती हैं वो इमेजेस जो M1 बनाएगा, यहाँ पे इमेजेस आती हैं वो जो M2 बनाएगा। क्या करते हैं भाई, तरीका क्या है, M1 के नीचे देखो, M1 से कितने एंगल पे रखा था ऑब्जेक्ट, 10 डिग्री पे, 10 लिख दिया, और M2 से कितना एंगल था, 20 डिग्री, यहाँ 20 लिख दिया। फिर 10 में क्या करते जाते हैं, ऐसे दोनों का मिरर्स के बीच का एंगल को ऐड करते जाते हैं। 10 में 30 ऐड किया, 40 हो गया। 20 में ऐड किया 30, कितना आ गया, 50। फिर आगे 50 में 30 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 80। फिर 40 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 60। तो ये वो एंगल्स हैं जहां पे इमेजेस बनेंगी, किसकी इमेजेस, जो M1 बनाएगा। और ये एंगल भी कहां से मेजर होगा, एंगल भी देखो मिरर से मेजर होगा। तो ये देखो जो पहली इमेज ये वाली है 10 डिग्री वाली, वो यहां कहीं बनेगी, देखो 10 डिग्री पे, यहां से इस मिरर से यहां पे बनेगी, ये फर्स्ट इमेज है जो M1 बनाएगा। फिर कितना बनाएगा M1, 50 डिग्री पे। फिर देखो ये M1 से 50 डिग्री, तो M1 ये है, इससे 50 डिग्री यहां कहीं होगा, ये बनेगी दूसरी इमेज जो ये वाली है। क्लियर। ऐसे सारी इमेजेस का पोजीशन आप बता सकते हो। दूसरी मैंने बताया था आपको कि लोकस क्या होता है, सारी इमेजेस का, जितनी भी इमेजेस बनेंगी सबका लोकस एक सर्कल होता है ना, सर्कल होता है, जिसकी रेडियस क्या होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। क्लियर। ये सब अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। देखो अभी तो शॉर्ट नोट्स का बता रहा हूं मैं कैसे बनाया जाता है, पढ़ना तो वो तुम्हें ही है। एक 5 बार अगर इसको तुम 5 बार डेली पढ़ो, मतलब कंटिन्यू पढ़ोगे 5 दिन, क्या होगा, 6वें दिन तुम बोलोगे अरे तो पढ़ लिया, याद है। लेकिन ऐसा मत करना कि 6वें दिन के बाद पढ़ना ही बंद कर दो, फिर भी पढ़ते रहो उसको, क्योंकि अब टाइम नहीं लग रहा है, तुम्हें पलटना ही तो है बस, इसलिए करना जरूर है ऐसा। अब देखो लास्ट चीज है मिरर, इसमें प्लेन मिरर में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा, इसी में और भी केस होते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूं, इसी में और भी केसेस होते हैं, जैसे कि 90 डिग्री पे एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने इसमें करवाया था आपको, तो ये क्वेश्चंस भी आप चाहो तो थोड़ा सा नोटबुक जब पढ़ोगे तो उसको देखते जाना। क्या बताया था मैंने, देखो ऐसा एक क्वेश्चन बनाया था मैंने,
ये छोटे मोटे क्वेश्चन से याद रखे जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है और ये देखो दो मिरर्स हैं, M1 और M2। अच्छा, जब ये 90 डिग्री, देखो दोनों मिरर्स कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ मिरर ही नहीं है, यहाँ भी नहीं है मिरर। तो बताओ इससे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है? तो अगर ये मिरर पूरा होता है यहाँ पे तो कितनी बनती है? एक यहाँ बनती है, एक यहाँ बनती है, एक यहाँ बनती है, 3 इमेजेस बनती है। एक्चुअली बनती 4 हैं, लेकिन यहाँ पे 2 इमेजेस क्या कर जाती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं। क्लियर? तो लेकिन इसलिए हम लोग 3 बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इमेज, ये मिरर ही गायब कर दूं, अब इसकी इमेज सिर्फ एक यहाँ से बनेगी ये वाली, और एक यहाँ से बनेगी ये वाली, सिर्फ 2 इमेजेस बनेंगी, I1 और I2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिरर ही नहीं है, तो यहाँ से जो रेज आएंगी ऐसे ऐसे, वो रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे गिर ही नहीं पाएंगी। अगर रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे गिरती तो एक और इमेज बनती इसकी, I1 की। वो अब तुम्हें देखना है, पूरा सिखाया गया है आपको। तो ये क्वेश्चन है ऐसे, थ्योरी में मिल जाएंगे आपको नोटबुक में, उसमें आप पढ़ सकते हैं। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना सिंपल है लेकिन। वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो देखो इसमें क्या करते हैं, प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं और इसकी यहाँ पे इमेज बनती है। क्लियर? ये इमेज बन गई, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट का देखो कोऑर्डिनेट है x, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि मिरर का ये है पोल, तो इसी को मैं ओरिजिन बोलता हूँ। तो यहां से मेजर करते हैं डिस्टेंसेस की, तो ये पोजीशन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बोलते हैं इसको। ये क्या है, इमेज बन गई, तो ये xi विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होगा, क्योंकि यहां से मेजर्ड है, और बाकी y एक्सिस में तो 0 ही होगा। अब आपको इसकी वेलोसिटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर मैं यहाँ देखो ये लिख दूं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होता है और नेगेटिव होता है, तो ये बराबर कर दिया मैंने, xi को xim को लिख दिया xi माइनस xm, ऐसे इसको भी ऐसे लिख दिया। और फिर जनरल एक फॉर्मूला डिराइव किया पोजीशन के लिए, और इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये आ गया xi का डिफरेंशिएट वेलोसिटी ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज है ना ये, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन ध्यान रखो भाई, x कोऑर्डिनेट वेलोसिटी ऑफ इमेज का सिर्फ इस डायरेक्शन की वेलोसिटीज आएंगी, इससे y और z में नहीं आती है। अच्छा, तो अब इसके लिए पूरा नोट में लिखवा है, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया आपको, क्या कि y में इसकी जो भी वेलोसिटी होगी और z में इसकी जो भी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, है ना, ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होगी y में और z में, इमेज की वही वेलोसिटी होती है y और z में। क्लियर? तो मिरर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है। बाकी मिरर के पैरेलल तो ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी होती है वही इमेज में भी होती है। सोचो ना, ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जाएगा उतना ही ऊपर तो ये भी जाएगा ना। ठीक है? अच्छा, अगर मिरर भी चलने लगे तो मिरर भी अगर चलने लगता है तो मिरर के एक्स कंपोनेंट से फर्क पड़ता है, बाकी मिरर का वाई और जेड, मतलब मिरर के वेलोसिटी के वो कंपोनेंट जो मिरर के प्लेन में होते हैं, उससे वेलोसिटी ऑफ इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको सब ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सब ध्यान रखोगे तो क्या होगा, मैंने बोला फिर से 5 बार आप इसका रिवीजन करोगे, 6वें बार आपको, आप सोचोगे अरे पता है, लेकिन फिर भी एक बार बोलना जरूर है अपने मन में। क्लियर ना? तो ऐसे हमें करना है, तो बहुत ही कम टाइम आपको लगेगा। अभी देखते हैं आगे हम लोग, आज ही किसका रिवीजन, अभी किसके शॉर्ट नोट्स और बनाने हैं हमें, मिरर के, कौन से, कर्व्ड मिरर के, और फिर लेंस वगैरह, प्रिज्म वगैरह सब। ठीक है? हाँ तो बच्चों देखो, अभी हमने क्या सीख लिया है, पूरा प्लेन मिरर का पूरा सीख लिया है। ठीक है? कैसे हमें नोट्स बनाने हैं। अब देखते हैं कर्व्ड मिरर के कैसे करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं पहले वो समझ लेते हैं। ऑल केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन आपको परमानेंट दिमाग में होने चाहिए। अब कैसे होंगे, जब हम लोग, जिस टाइम पे हम ये पढ़ते हैं क्लास में, जब ये चल रहा होता है तब तो हमारे दिमाग में होता है यार हाँ ठीक है, लेकिन पता है उसके, जब तक ये चैप्टर चलता रहता है तब तक तो रहता है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद सब गायब, है ना। तो इसलिए अभी हमें रिवीजन करना है ना, तो हमें क्या करना है, एक बार अच्छे से इसके सारे केस समझना है, और फिर अगले 5 दिन कंटिन्यू सुबह उठ के सबसे पहले इसका रिवीजन करना है। तो पहले 1-2 दिन में टाइम लगेगा, उसके बाद तो देखना ही है, बस सारे केस एक बार रिवीजन कर दिए, 2 मिनट में खत्म, आगे बढ़ गए। ठीक है? तो ऑल केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन ध्यान रखें। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन सा मैग्निफिकेशन होता है,
लेटरल मैग्निफिकेशन, है ना, ये लेटरल मैग्निफिकेशन होता है, मतलब पर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसमें जो मैग्निफिकेशन होता है वो ये है। अभी आगे मैंने इसको अलग से स्पेसिफाई किया हुआ एक जगह, क्या, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। वो क्या है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होगा, पैरेलल होगा, तो उसमें दो केस अभी बताते हैं। चलो, सम न्यूमेरिकल्स, इन्हीं दोनों पे बेसिक फॉर्मूले। तो पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस बी बाई यू। अब पता है लेंस में फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, इसका वी बाई यू, और इसमें मिरर में क्या होता है माइनस बी बाई यू, यही भूल जाते हैं, है ना। तो माइनस बी बाई यू होता है, फिर एफ अपॉन एफ माइनस यू, एक और फॉर्मूला है ना। अच्छा, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर, फॉर साइन सबके याद होने चाहिए। जैसे कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का नेगेटिव होता है, पावर उल्टा होता है पावर में, ठीक। तो पावर सब एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको नोट्स में पढ़ना है बस। तो पावर ऑफ मिरर पी इक्वल होता है -1 अपॉन एफ। लेंस के लिए होता है पावर ऑफ मिरर 1 अपॉन एफ, लेकिन मिरर के लिए होता है -1 अपॉन एफ, ठीक है। अब इसमें कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो सबको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग होता है ना। लेंस में उल्टा होता है जस्ट। तो ये कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये सब लिखना है आपको थोड़ा थोड़ा, और फिर डेली उठ के सुबह 5 दिन कंटिन्यू ऐसा करो। जब भी रिवीजन कर, जब भी भूलने लगो, उठा के शुरू हो जाओ। 5 दिन सुबह उठ के हम लोग करेंगे। देखो तुम 2-3 बार रिवीजन करोगे फिर परमानेंट हो जाएगा ये तुम्हारा, ठीक। चलो, तो ये आई होप क्लियर होगा आपको। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें जो स्पेसिफिक चीजें हैं ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमने अलग से ही लिख दी हैं इसमें, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये सब जो पहले जो अभी मैंने बताया उसको भूलोगे। तो देखना, अभी स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर बोथ मिरर्स क्या है भैया। स्पेसिफिक पॉइंट्स, सिंस आप इनको एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिख रहे हो, क्योंकि आपके लिए आप सोच रहे हो कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक है, इसलिए आपको ये याद भी रहेंगी, क्योंकि तुमने लिखा है कि ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये स्पेसिफिक है। जब तुमने लिखा है तो भाई याद रहेगा ना। अब तुम्हें कभी सोचा ही नहीं कि क्या स्पेसिफिक है क्या नॉर्मल है, तो कैसे याद रहेगा फिर। तो देखो, सबसे पहले यूवी ग्राफ, आई थिंक मैंने रटवा दिए थे आपको कि ऐसे याद हो गए थे, ऐसे इमेजिन करके बना लेते थे, है ना। तो आपको फिर से एक बार देखना है कैसे बनाना है इसको। तो ये देखो यूवी ग्राफ दोनों मिरर्स के लिए, और दोनों लेंस पूरा पढ़ लो तो दोनों लेंसेज के लिए भी इसी के साथ में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब ये इमेज फॉर्मेशन एक जैसा होता है इनका। दूसरा देखो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा हो। तो देखो, इसमें स्पेसिफिकली लिखवाया है मैंने, दो एक केस होते हैं इसमें, जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो और एक बार ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज हो। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। उद्देश्य मेरा क्या है कि आपको लिखना कैसे है। अब आप ये सब लिखोगे, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। मैं कहता हूं पढ़ने में टाइम लग जाए, आप 1 हफ्ते में इसको पूरा तैयार करो, 10 दिन में तैयार करो, धीरे धीरे तैयार पढ़ो। एक बार अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ो उसको, ये नहीं है जल्दी 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 पढ़ा रहे, नहीं, समझ के एक बार पढ़ो। फिर अगले दिन कम टाइम लगेगा, फिर अगले दिन और कम टाइम लगेगा। इस तरीके से आप टाइम को रिड्यूस करोगे और अपना रिवीजन जो है वो फास्ट करोगे। तो इसकी ये हो गया, देखो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये लिखना कहाँ है, ये लिखे होने चाहिए आपके पास एक जगह कि हमें पढ़ना क्या है, हमें वो ये लिखा होना चाहिए स्पेसिफिकली। आप कम से कम, हमने जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं हम, वो मेरे मेरे 10 पेज शॉर्ट नोट्स में हुए। अब मुझे पूरे ऑप्टिक्स में ये 10 पेज करने हैं ना कंप्लीट। तो आप देखो, पहले पेज में मैंने क्या लिखा था वो मुझे कंप्लीट करना है, दूसरे पेज में मैंने क्या लिखा था, तीसरे पेज में क्या लिखा, ऐसे ही 10 पेज में मैंने क्या क्या लिखा है, क्या मेरा वो सब टॉपिक्स कंप्लीट है, ये आपको देखना है। और अगर आप 10 पेज कंप्लीट कर लेते हो तो आप क्या सोचते हो, हाँ भाई मेरा ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है। तो एक टेंशन खत्म होती है। लेकिन आप कोई लिखा नहीं है, आपको पता ही नहीं है, पढ़ते चले जा रहे हैं, बस पता ही नहीं चल रहा खत्म हुआ रिवीजन के नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि नहीं मेरा रिवीजन हो गया है। क्लियर, ओके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब हम।
आगे देखो लास्ट टॉपिक है ये मिरर्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, सब बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज्यादातर एडवांस में ही आता है। तो देखो आप, कोई नहीं, हमें तो सबके हिसाब से करना है ना, पूरा अप टू डेट वो बनाना है हमें नोट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, मिरर के सामने क्या रखा होता है, एक ऑब्जेक्ट रखा होता है। देखो ये रखा है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये ओरिजिन होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होते हैं, और कहता है कि इसकी वेलोसिटी दी गई है। ऐसे मिरर की भी वेलोसिटी दी गई होती है हमें, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, मिरर की वेलोसिटी दी गई होती है, कहता है बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। अब ये एक बड़ा सा अच्छा सा पूरा प्रॉपर वे में डेरिवेशन करके दिखाया था मैंने आपको, इसका एक्सप्लेन किया हुआ था उस टाइम पे। आप सब लोग मतलब बच्चे करने ही लगते हैं नॉर्मली, तो जब भी आपने ये पढ़ा होगा तो आप जरूर करने लगे होंगे इसको, आपके सर ने बताया होगा इसको। ये तो आप ध्यान रखो, इसको, इस टॉपिक को पूरा प्रॉपर पढ़ना है आपको, ठीक है। जब आपके सर ने ये पढ़ाया होगा तब आपको याद हुआ हो गया होगा, और क्वेश्चंस भी करवाए होंगे तो आपने क्वेश्चंस भी कर दिए हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। लेकिन अभी आप सब भूल गए, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, प्रॉपर वे में हमें फील करना पड़ेगा कि है क्या। टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी नहीं। अभी फर्स्ट वाले जब जो पहली बार हम पढ़ते हैं ना, उसमें जल्दबाजी नहीं, दूसरी बार अपने आप कम टाइम लगता है। जब आप पहले बार बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो तीसरे बार में और कम टाइम लगेगा, लेकिन वो तब आप जब आपने पहली बार अच्छे से पढ़ा होगा। अब पहली बार में तुम रिवीजन कर रहे हो और जल्दी 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 कर रहे हो, नहीं, मजा नहीं आएगा। तो टाइम दे के प्रॉपर वे में आपको इसका रिवीजन करना है। तो इस तरीके से हमारा क्या फिनिश हुआ अभी, ये मिरर पूरा, मतलब रिफ्लेक्शन पूरा। अच्छा, पैराबोलिक मिरर का क्वेश्चन मैंने, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है और वो आपके सर ने करवाया होगा। किस टाइप का होता है, देखो इस टाइप का, ये एक पैराबोलिक मिरर होता है, इसको ओरिजिन बोल देते हैं। फिर वो बोलता है कि यहाँ y बराबर कुछ पे एक रे आती है इंसिडेंट होके, तो कह रहा है बताओ इसके कहाँ पे फोकस होगी, ठीक है ना, ये फोकस कहाँ होगी, जबकि इस पैराबोला की इक्वेशन भी दी गई होती है हमें। तो इसका फोकस निकालना होता है हमें पैराबोला का। सिंपल है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ नॉर्मल नॉर्मल ड्रॉ करके इसको ऐसे कर देते हैं। फिर यहाँ पे ज्योमेट्री होती है, वो अभी करवाऊंगा नहीं मैं, पूरा करवाया गया है आपको, तो आप देखो उसको प्रॉपर वे में, समझो क्या किया गया था। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, जो इक्वेशन होती है ना इसकी, उस इक्वेशन को ही, इक्वेशन से ही फोकस निकाल लेता ना पैराबोला का, मैथमेटिक्स में पढ़ा ही है हमने। तो ये आपको परमानेंट याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन में क्या क्या करना है, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। चलो, हाँ भाई देखो अब, तो अब क्या है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में सबसे पहली चीज, जैसे अब याद करो, रिफ्लेक्शन में वेक्टर फॉर्म लिखा था, ऐसे ही रिफ्रैक्शन में वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कोई समझाने वाली, अभी समझाने का कोई वो नहीं है, अभी तो क्या पढ़ना क्या है। तो ऐसे लिखो आप, अपने जो शॉर्ट नोट वाली बुक है ना, नोटबुक है, उसमें इस तरीके से लिखो आप, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ एक पेज है मेरे पास, ये पेज में मुझे ये पढ़ना है, ठीक। आप ये समझो, मैंने बोला था टोटल पेज कितने तैयार करने हैं, ये समझना है, ठीक। तो अभी देखो ये वाला पेज क्लियर है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका ये लिख दिया है मैंने, और एक दो न्यूमेरिकल्स भी इसके जरूर करें, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो अगला आता है क्रिटिकल एंगल। सबसे सिंपल होता है, सबसे सिंपल चीज है क्रिटिकल एंगल, है ना। खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी अंधाधुंध न्यूमेरिकल हमने किए हैं, तो ये करना है हमें। जैसे कि रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस निकाला था अपन ने, ठीक। नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोग करते हैं, तो आपके सर ने करवाया होगा, वो आप करिए इसको, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या है, रिफ्रैक्शन में तीसरी चीज चल रही है सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अब ये बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला देखो, ये है क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इस साइड μ1 है, इस साइड μ2 है, सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन होना है, एक ऑब्जेक्ट होगा, रे आएगी, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक। तो इसका रिफ्रैक्शन हमें देखना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इसका फॉर्मूला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, और ये ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको, जैसे मान लो एक स्फीयर है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वाटर से, ठीक है, ऐसा कुछ है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया म्यू बराबर 4/3। अब वो हमसे ये सेंटर है, इसका रेडियस दे दी गई हमें, ठीक। ये अब कह रहा है कि एक
देखो ये पैरेलल रे आई, ये पैरेलल रे आ रही है, कह रही बताओ, कह रहा है बताओ ये कहाँ पे इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनाएगी। तो क्या करना है, पहले हमें इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना है। इस ये पैरेलल आ रही तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, इन्फिनिटी पे। तो पहले इस सरफेस से इमेज बनाओ, तो वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऐसे क्वेश्चन लेंस के लिए भी करना है और मिरर्स के लिए भी करना है। क्या एक मिरर ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है, वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो ये आई थिंक कर सकते हैं आप लोग। तैयार आपको अपनी नोटबुक से ही करना है, ध्यान रखो। फिर देखो क्या आता है, अरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लेंस मेकर्स फार्मूला। इतनी बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है लेंस मेकर्स फार्मूला। क्या होता है इसमें, ये एक लेंस होता है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ2, यहाँ μ1 और यहाँ पे भी μ1, मतलब जब दोनों साइड मीडियम सेम है। फिर अगला केस क्या होता है, दोनों साइड मीडियम डिफरेंट है, μ1 μ2 μ3। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कैसे, इसके तो कितने सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं। ठीक है, और वो उससे नेचर चेंज हो जाता है। जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है मीडियम से, तो क्या होता है, नेचर चेंज हो जाता है। और जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है सराउंडिंग से, तो लेंस का जो नेचर होता है वही उसी तरह से काम करता है वो। तो ये है। और देखो इसके लिए विशेष रूप से आपको ट्रिक भी दी गई है। ठीक है, समझे ना। तो इसको नोटबुक में देखोगे, सभी लोग बताते हैं एक्चुअली में, तो आप लोग देखना एक ट्रिक से मैंने सॉल्व किए गए हैं क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस हैं देखो, मैं बताता हूँ अगले पेज पे इसको। अभी अभी आएगा तो मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, फिर देखो अगला, शिफ्ट थ्रू स्लैब। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना डिटेल में सिखाया जाता है। ठीक है, तो शिफ्ट थ्रू स्लैब हमें सीखना क्या होता है, डेल्टा एस बराबर टी 1 - 1/μ। अब ये हमेशा इसमें म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। क्लियर। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, पूरा एक्सप्लेन न्यूमेरिकल्स में भी करवाया किया गया आपको एक्सप्लेन, तो आप उसको करना है। इसको देखो आप, हाँ इसमें केस कौन कौन से होते हैं, इसमें दो केस होते हैं। जब स्लैब इज डेंसर देन सराउंडिंग, जब स्लैब डेंसर होता है सराउंडिंग से, तो शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जो आती है ना, उसी की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। लेकिन अगर स्लैब इज रेयर देन द सराउंडिंग हो गया, तो फिर उल्टा हो जाता है। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है मान लो, तो शिफ्ट कहां होगा, इसका उल्टा, इंसिडेंट रे का उल्टा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये शिफ्ट होता है। क्लियर। तो ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, आप देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। फिर देखो इस टाइप के क्वेश्चन, स्लैब को इंसर्ट कर देना, ऑब्जेक्ट है, इमेज बताओ कहां बनेगी, जबकि स्लैब रख दिया, म्यू दे दिया, टी दे दिया, है ना। तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, एक शिफ्ट प्रोड्यूस होगा। तो जो शिफ्ट प्रोड्यूस होगा तो ऑब्जेक्ट की वहां इमेज बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, या तो इस तरफ बनेगी या फिर इस साइड बनेगी। तो कितना ये कहां बनेगी, तो शिफ्ट देख लो। अब शिफ्ट ऑब्जेक्ट से देखो, रे तो यहां जा रही है, तो अगर ये डेंसर है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ इमेज बनेगी। और अगर ये रेरर है सराउंडिंग से, तो फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इंसिडेंट रे के उल्टी डायरेक्शन में। समझे ना। तो ये जो नई इमेज बनेगी शिफ्ट होने के बाद, समझे ना, वो क्या करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्लियर। फिर ये मिरर इमेज बनाएगा, फिर मिरर इमेज बनाएगा, और फिर वो जो रे आएगी रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, वो फिर इससे पास होगी, तो फिर एक नया शिफ्ट आएगा। याद करो, ये क्वेश्चन करवाया गया होगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अभी नहीं करना है, अभी हिंट कर रहा हूं मैं, बस थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूं तुम लोगों को कि शायद तुमने ये पढ़ा हो अपने सर से। तो चलो देखते हैं अगला। इसमें 7 नंबर क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर लेंस। करना ही है भाई, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। एम बराबर ये फॉर्मूले हैं, पता होने चाहिए हमें। 1/f बराबर 1, जबरदस्ती लिख दिया ये मैंने, ये तो सबको पता है ही। ठीक है ना। चलो मैं क्या बोल रहा था, इस टाइप के फॉर्मूले कर, इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। कौन से, लेंस मेकर्स फॉर्मूला वाला, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इस सिस्टम की फोकल लेंथ पूछता है वो। तो मैंने इसका ट्रिक सिखाया है। क्या सिखाया था ट्रिक, ये देखो। अब देखना आप ट्रिक, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा पूरा, या थोड़ा सा बता देता हूँ। फाइनली जो इमेज बनेगी उसके लिए क्या करते हैं, ये वाला फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। तो μ5 अपॉन इमेज की डिस्टेंस b,
ठीक है ना, माइनस ये पूरे सिस्टम के इस साइड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन सा है, म्यू1 अपॉन यू, क्लियर ना, बराबर अब फर्स्ट सरफेस देखो कितने, 1 2 3 4 सरफेस है, चारों सरफेस के लिए लिख दो, क्या लिखोगे इस सरफेस के लिए, देखो इस वाले के लिए राइट माइनस लेफ्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन ये जो ये रिफ्रैक्टिव R1 साइन के साथ पूरी वैल्यू डालनी है R1 की R2 की, R1 देखो इस साइड स्फीयर बनेगा इस तरह, तो R1 पॉजिटिव होगा, जैसे ये R2 की बात करें अगर इसका इसका तो ये इस साइड बनेगा तो ये नेगेटिव आएगा, फिर ऐसे ही प्लस दूसरे के लिए भी लिख दो, अब दूसरा क्या है ये वाला है ये सरफेस, तो म्यू3 माइनस म्यू2 अपॉन R2, फिर ऐसे ही देखो इस वाले सरफेस के लिए ये, तो म्यू4 माइनस म्यू3, मैंने क्या बोला राइट माइनस म्यू4 माइनस म्यू3 अपॉन R3, प्लस ऐसे ही लास्ट वाला ये वाला म्यू5 माइनस म्यू4 अपॉन R4, क्लियर, ये लिख दिया। अब हमें फोकल लेंथ चाहिए थी इस सिस्टम की, तो सिस्टम की फोकल लेंथ के लिए क्या करो, अब ये तो देखो रेज आ रही है ये वाली, ये रेज कहां से आ रही है, u बराबर इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे अगर आप u बराबर क्या डाल दोगे, इन्फिनिटी डाल दोगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये रूल है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी फोकस पे, तो ये सॉल्व कर दो इसको, हमारा फोकल लेंथ सिस्टम का आ जाएगा। बड़े सिंपल तरीके से ट्रिक बताई थी मैंने, आप देखो क्या बताया था, ठीक है। फिर देखो सिल्वरिंग ऑफ मिरर, वो इसको तो कोई रोक ही नहीं, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट, देखो क्या लिखा, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको करना है। अब एक पेज है, देखो आपके लिए आपने एक पेज बनाया था, आपको याद आएगा हाँ यार मैंने एक पेज बनाया था सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए, तो मुझे याद होना चाहिए फिर, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया ही है इसका, ठीक, सिल्वरिंग ऑफ मिरर का क्या होता था, थोड़ा सा याद दिला दें, ये एक लेंस है मान लो, क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा गलत लिख दिया बेटा, सिल्वरिंग ऑफ मिरर नहीं, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ठीक है, तो ये लेंस था, देखो मैंने इसको मिरर बना दिया, सिल्वर कर दिया तो मिरर बन गया ये। अब देखो क्या होता है, इस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, यहाँ ये रेडियस दी होती है R1 R2, क्लियर। अब वो कहता है बताओ इस सिस्टम की फोकल लेंथ बताओ, तो हम जानते हैं पावर ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की पावर, लेकिन ये पूरा सिस्टम तो यार मिरर की तरह काम करता है, तो पावर ऑफ मिरर क्या, टोटल, समझे ना, टोटल क्या होता है इसमें, दो बार देखो जो भी रे जाएगी उसका एक पहले तो लेंस से जाएगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर लेंस से आएगी, तो मिरर से एक बार वो हुआ इंटरेक्शन, और लेंस से 2 बार, समझे ना, तो 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस और प्लस पावर ऑफ मिरर एक बार आएगी, क्योंकि लेंस से रिफ्लेक्शन एक बार हुआ। अब आगे इसको कैसे प्रोसीड करना है बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है, और ऐसे तरीके से किया गया है कि जिंदगी में कभी गलती हो ही नहीं सकती इसमें, तो आप देखो कैसे किया था, ठीक। फिर देखो आगे डिस्प्लेसमेंट मेथड, भयंकर इंपॉर्टेंट है, करना ही है आपको, खूब धुआंधार तरीके से आपको इसका करवाया गया है। यूवी ग्राफ फॉर बोथ लेंसेज, सबसे सरल, दुनिया का सबसे सरल काम। इफेक्टिव फोकल लेंथ, देखो कंबाइंड फोकल लेंथ, 2 लेंस कॉन्टेक्ट में रखे होंगे उनकी फोकल लेंथ इफेक्टिव, और 2 लेंस अगर डी डिस्टेंस पे रखे हो, इसका भी पूरा डेरिवेशन भी करवाया है मैंने, तो नॉर्मली लोग डेरिवेशन नहीं करवाते हैं इसका, लेकिन मैंने इसका आपको डेरिवेशन भी करवाया है, ठीक। कंबाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ, क्लियर। तो एक लेंस आएगा एफ फोकल लेंथ का, एफ क्या होगी इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी। अच्छा इवन मैंने ये भी बताया है कि आप वो वाला जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगा एफ, सिंगल लेंस, मतलब दोनों लेंस को सिंगल लेंस से रिप्लेस करना है, इन दोनों लेंसेस को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करना है, तो वो लेंस आप रखोगे कहां, इस बात पे भी डिपेंड करता है, पता है ना, तो यहां पे कहां रखते हैं उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको, हाँ बेटा, तो आप लोग ये कर सकते हैं खूब अच्छे से करवाया गया आपको। अब देखो आगे कुछ ऐसी चीजें हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं होता ये आ जाता है और पता है हम लोग ध्यान ही नहीं देते इस पे, तो छूट जाता है फिर ये। तो एक कॉन्सेप्ट क्या था, एक मिरर है,
एक मिरर है, इसको हमने यहां से कट किया बीच से, और इसको ऊपर वाले को ऊपर खिसका दिया, नीचे वाले को नीचे। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ मिरर्स। या ऐसे भी करते हैं कभी कभी, देखो ऐसे भी करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को यहाँ खिसका दिया यहाँ पे, और नीचे वाले को यहाँ थोड़ा पीछे खिसका दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अलग मिरर की तरह काम करता है, ये अलग मिरर की तरह काम करता है। तो ये आपको खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर क्या आता है, मान लो एक ये प्रिंसिपल एक्सिस था, टिल्टिंग ऑफ लेंस। इसमें क्या था, एक लेंस ऐसे रखा हुआ था, ये दूसरा वाला भी ऐसे ही रखा हुआ था जैसे ये रखा हुआ है, मतलब इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी यही था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा था, लेकिन फिर बाद में क्या किया, इस लेंस को हमने कुछ अल्फा एंगल से टिल्ट कर दिया। अब कह रहा है बताओ ये जो इमेज है, इसका जो वर्टेक्स है ये, इसके फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कहां बनेगी इसकी इमेज, इस पॉइंट की इमेज कहां बनेगी ये पूछता है, सॉरी। तो आई थिंक आप लोग इस बात को समझे होंगे, ये भी करवाया गया आपको, बिल्कुल ध्यान से इसको करिए। अब देखो इसका तो कोई बोल ही नहीं सकता है, सभी बच्चे करते ही हैं इसको, तो खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए इसको, किस किए होते हैं इसमें हमने। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा है, देखो मस्ट रिमेंबर इस कॉन्सेप्ट, फाइनल फॉर्मूला आता है वो याद रखना है, रख सकते हो फाइनल फॉर्मूला, नहीं तो प्रोसेस भी याद कर सकते हो, बड़ा भारी प्रोसेस नहीं है। ऑल्सो डू सम न्यूमेरिकल्स, तो करना ही है ये। अब आते हैं हम लोग लेंस खत्म, प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या है, देखो बेसिक पहले तो फॉर्मूले, ये मैंने इस पेज पे फॉर्मूले लिखे हैं। डेविएशन ऑन फर्स्ट सरफेस, डेविएशन ऑन सेकंड सरफेस, टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन में क्या करते हैं, दोनों सरफेस का डेविएशन जोड़ देते हैं। फिर R1 + R2 क्या होता है, हमेशा A होता है, ठीक है, तो ये डेविएशन का फॉर्मूला होता है। फिर इसी में बेटा हम लोग आगे बढ़े होते हैं, क्योंकि देखो मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे बताना है कि आपको पढ़ना क्या है और वो लिखना कैसे है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ इस तरीके से हर चीज लिखी होनी चाहिए। आपने नंबर बनाए 21 नंबर बनाए हैं आपने, एक मिनट, 24 नंबर्स आपने बनाए हैं, किसमें 24 नंबर आपने बनाए हैं पूरे रिफ्रैक्शन में, ऐसे रिफ्लेक्शन में भी कुछ नंबर्स थे, तो हमने 24 चीजें सीखनी है, क्लियर ना। तो ये हमें पता तो है कि हमें इतना सीखना है, हम पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं है हमने क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा, तो वो रिवीजन में मजा नहीं आता। रिवीजन का मतलब क्या है, आपको याद होना चाहिए परमानेंट कि हाँ भाई आपने इतनी चीज पढ़ ली, और जब आपको ये पता होता है कि हमें इतनी चीज पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंस भी होता है कि नहीं यार मेरा इतना तो कम से कम कंप्लीट है। तो प्रिज्म में क्या था, ये सारे फॉर्मूले। फिर देखो कंडीशन फॉर, बहुत बेसिक चीजें हैं, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन पता है आपको, डेल आई ग्राफ इसका, ठीक है, खूब बताया है अच्छे से। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या हो जाता है, I1 और I2 दोनों सरफेस पे सेम हो जाते हैं, R1 और R2 बराबर हो जाते हैं, मतलब दोनों सरफेसेस पे जो डेविएशन होता है वो बराबर बराबर हो जाता है, ठीक। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल डेविएशन जो होता है वो आधा आधा बराबर बराबर बढ़ जाता है दोनों सरफेसेस पे। फिर म्यू बराबर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हम लोगों को, ठीक। कंडीशन फॉर नेवर इमरजेंस खूब बताया, प्रूफ करके दिखाया, अच्छे से समझो इसको। कंडीशन फॉर ऑलवेज इमरजेंस, ये भी आपने सीखा हुआ है, डिराइव किया हुआ है, न्यूमेरिकल्स किए हैं इसके खूब सारे। तो जितने लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल्स किए हैं हम लोगों ने वो मतलब आपके सर ने जो भी आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं, या आप कोई बुक जो फॉलो करते हो उससे आप प्रिस्क्राइब कर लो अपने कुछ न्यूमेरिकल्स, तो वो कर सकते हो आप लोग एडवांस में और मेंस में। ग्रेजिंग इंसिडेंस करना ही है। मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन बहुत अच्छा है ये तो, मैक्सिमम डेविएशन का कंडीशन क्या होता है, इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक। थिन प्रिज्म के लिए डेल m बराबर म्यू माइनस 1 × a, ये सारे हमारे खत्म हो गए। तो इतना हमें करना है, इतना हमें करना है और अवश्य करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से हमने पूरा ऑप्टिक्स का बता दिया है आपको, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे लिखना है इसको, कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो एक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे इससे फायदा हुआ है,
तो मैं फिर आगे और भी एक्चुअली मैं ये भी कर सकता हूं कि ऑप्टिक्स के एक्चुअली मुझे वन शॉट रिवीजन का लेक्चर तो बनाना ही है, लेकिन उसमें अगर आप चाहे तो मैं शॉर्ट नोट्स और अच्छे से प्रॉपर ऐसे में जैसे मैंने अभी ऑप्टिक्स के बताए हैं, तो ऐसे ही मैं आपको रोटेशन में भी मतलब डिस्टिंग्विश करके बता सकता हूँ कैसे हमें शॉर्ट नोट्स उसमें बनाने हैं, क्योंकि उसमें तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर वो मैं तभी बनाऊंगा जब आप इसको, अगर इससे आपको कुछ फायदा हुआ हो, और कुछ बच्चों को अगर कुछ डाउट्स आते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में तो आप मुझे भेज सकते हो, और मैं आपको उसका वीडियो बना के जरूर भेजूंगा। और तो आप मुझे कमेंट में बताएं जरूर कि मैं रोटेशन का बनाऊं या ना बनाऊं। अगर इससे आपको हेल्प मिली हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और एक्चुअली मेरा टारगेट ये है कि इस वीडियो में कम से कम 1000 व्यूज होने चाहिए, तो मुझे लगता है होंगे, और बड़े मन से मैंने ये वीडियो बनाया है, और इसलिए ही बस सिर्फ आपके लिए ही बनाया ताकि आपको इसका बेनिफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।